बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। पास पेपर का क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 23, अटैम्प्ट वेरिएंट 23 है। क्वेश्चन का नाम है बी लिमिटेड। तो जनाब देखते हैं बी लिमिटेड हमें बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। रिक्वायरमेंट को सबसे पहले आकर हम देखेंगे। उसने कहा प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। फॉर्मेट उसने ऑलरेडी हमें ड्रॉ करके दे दिया, विच मीन्स कि भाई अगर ईयर 30 जून 2023 को ख़त्म हो रहा है तो कब शुरू हुआ होगा? 1 जुलाई 2022 को। मूविंग ऑन, एक यहाँ से आइडिया लेने के बाद हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चले जाएंगे। बी लिमिटेड प्रोवाइड्स क्लीनिंग सर्विसेज टू क्लाइंट ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। द क्लाइंट्स प्रोवाइड देयर ऑन क्लीनिंग मटीरियल। अच्छा, यहाँ पर देखो समझने वाली बात क्या है। क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ क्लीनिंग मटीरियल भी कस्टमर्स से ही अवेल किया जा रहा है, विच मीन्स भाई हमारे पास इन्वेंट्री ज़ीरो है। इसका मतलब जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल वाला सेक्शन आएगा ही नहीं। सेल के बाद सीधी एक्सपेंसेस की हेडिंग आएगी, जैसे रूटीन में हम रखते हैं। कोई चेंज नहीं, बस कॉस्ट ऑफ सेल को एलिमिनेट कर देना है हमने। अच्छा, एडजस्टमेंट्स की तरफ देखें। रेवेन्यू $9240 वाज रिसीव्ड इन एडवांस। भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपने एडवांस में कैश रिसीव कर लिया है, तो अकाउंटिंग का रूल ये कहता है कि अगर हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो तब तक इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बेशक कैश हमें मिल भी क्या हो। तो ये 9240 जो है, ये देखो यहाँ से हमने माइनस कर देना है इसको, ठीक है। इनकम में से, मेन इनकम में से मैंने आगे लिख दिया 9250 माइनस हो जाएगा। देन उसने कहा कि इंश्योरेंस चार्ज फॉर 12 मंथ्स टू 31 दिसंबर 2022। देखो हमारा फर्स्ट हाफ जो है वो 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर तक आ रहा है। तो अब वो कहता है कि उसके लिए जो ईयर का एक्सपेंस था 7200। तो इसका मतलब हमारा ईयर एंड 2022 के अंदर आ रहा था फर्स्ट हाफ, तो 7200 का हाफ कर लिया जाए तो वो हमारे पहले ईयर एंड का मतलब एक्सपेंस बन जाएगा। अच्छा, फिर देखें उसने कहा कि जी जो नेक्स्ट ईयर एंड है 31 दिसंबर 2023, उसके लिए आपका एक्सपेंस इंश्योरेंस का कितना हो गया? 7440। भाई ईयर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रही है, जबकि हम 1 जुलाई से 30 जून को फॉलो कर रहे हैं। तो भाई जो 22 का पार्ट था वो 7200 के अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे, और जो 2023 का पार्ट है हमारा वो 7440 के अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। सो ये बात समझ में आ रही है। सो 7200 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6, ये पहले हाफ का एक्सपेंस निकल आया। 7440 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6, तो सेकेंड हाफ का हमारा एक्सपेंस निकल आया। अच्छा, अब आ जाओ, अब आ जाते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस। किसके? जर्नल एक्सपेंसेस हैं। कितने हैं? 186। तो इसका मतलब हमने कंज्यूम कर लिए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए, तो जर्नल एक्सपेंसेस में ये देखें हम जाके ऐड कर देंगे। डन होगी ये बात भी। उसके बाद डेप्रीसिएशन इज़ टू बी चार्ज ऑन मोटर व्हीकल एट 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। भाई यूज़ किसको कर रहा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रूल तो यही था ना कि डेप्रीसिएशन चार्ज होगी नेट बुक वैल्यू के ऊपर। और नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड प्रोविजन। तो जनाब आते हैं हम यहाँ पर आके देखें, मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? 42,000। उसके ऊपर आज तक की प्रोविजंस कितनी है? 16,500। 42 माइनस 16,500 जो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, उसके ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई करनी है, विच इज़ 25%। अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आएगी वो 6375 आएगी, मैंने पहले ही लिख दी है, ठीक है। सो इनकम स्टेटमेंट में 6375 जाएगा। मूविंग ऑन, उसने कहा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज़ टू बी चार्ज एट 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब हमें कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज चार्ज करनी है। कॉस्ट कितनी है इक्विपमेंट की? ये देखो, इक्विपमेंट की कॉस्ट है 5000, उसके ऊपर 20% चार्ज किया तो 1000 डेप्रिसिएशन आ गई फॉर द ईयर। ये मैंने प्रोविजन के आगे लिख दी हुई है। इनकम स्टेटमेंट में जस्ट 1000 आएगा, एसओएफपी में टोटल होके जाएगा, इसलिए मैंने प्लस का साइन दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना प्लीज़ आप लोगों ने। मूविंग ऑन, नो डिविडेंड्स वर आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब जो भी डिविडेंड था वो पे ऑफ हो चुका हुआ है पॉसिबली। तो ये देखो उसने 4800 पे कर दिया हुआ है। उसके बाद 1000 इज़ टू बी ट्रांसफर टू दी जर्नल रिजर्व्स एट 30 जून 2023। जर्नल रिजर्व आप लोगों को पता ही है क्या होता है, मज़ीद उसको देख लेते हैं। अच्छा, हमने सारी एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब हमने इसके फ़्लो को फॉलो करना है और हमने क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है।
हमेशा याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस के फ़्लो को फॉलो करना है, वैल्यूज़ को ढूंढ के नहीं लिखना, टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम प्रेशर में गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, टाइम मिस मैनेजमेंट हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, रेवेन्यू। तो भाई रेवेन्यू जाके हमने ये लिख दिया, ये देखो एडजस्टमेंट्स में हमने माइनस कर दिया 9240 जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। आंसर कितना आया, 125,800। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ रहा है, वेजेस एंड सैलरीज, एक्सपेंसेस में आएगा, ये एक्सपेंसेस की हेडिंग के अंदर जाके वेजेस एंड सैलरीज लिख दी। देखो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल एलिमिनेट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। हमने ऐसा नहीं सोचना कि पता नहीं कुछ नया चेंज आ गया, नहीं भाई वो हेडिंग ही रिमूव हुई है, रेस्ट इज़ फाइन, डिट्टो कॉपी। अच्छा जी, देन मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस एज इट इज़ आ जाएंगे, ये लिख दिए मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस। फिर आगे इंश्योरेंस हमने अभी समझ ली है एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हुए कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। हमने क्या किया, ये देखो 7,220 उसका हाफ और 7,440 उसका हाफ, जो टोटल एक्सपेंस बना वो ये हमने चार्ज कर दिया। ठीक है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों किया। जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ गई, उसमें 186 ऐड किया, तो ये जनरल एक्सपेंसेस में देखो ट्रायल बैलेंस की वैल्यू में 186 ऐड करने के बाद ये टोटल एक्सपेंस आ गया। देन आ जाते हैं डेप्रीसिएशन, देखो इसके फ्लो को हम फॉलो कर रहे हैं। ये मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन आ जाएगी कितनी, 6375, ये लिखती 6375। फिर डेप्रीसिएशन कितनी आई है हमारे पास, 1000, ये हमने लिख दी 1000। डन होगी बात। अच्छा जी, कोई चीज़ अभी तक चलते चले जाएं तो उसने कहा ट्रेड रिसीवेबल, एसओएफपी के आइटम है, बैंक, ऑर्डनरी, कोई इनकम स्टेटमेंट से रेलिवेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पे नहीं रहेगी। सो इसका मतलब हम इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस कितना बना, 109481, रेवेन्यू में से ये माइनस किया तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट अगर देखें तो उसने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में आपसे बोला है कि आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं, कब की, ईयर एंड की। अच्छा, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमने लिखना है, बैलेंस ब्रॉड डाउन जो होगा हमारा, और वो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का, जनरल रिजर्व का, रिटेन्ड अर्निंग का। तो ज़रा देखते हैं जाके कि उसने कहाँ पर ये चीज़ हमें बताई हुई है। ये देखें जनाब, ये आ गया ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस, ये आ गया जनरल रिजर्व का बैलेंस, और ये आ गया आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस। ये तीनों चीज़ों को हमने उठाया और ये देखें ये ब्रॉड डाउन में हमने लिख दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई ब्रॉड डाउन में, और ये टोटल भी आ गया उनका इसी रो का। सही हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हमने कैलकुलेट किया, 16319। तो भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर किस में आएगा, रिटेन्ड अर्निंग, वो अर्निंग जो बिज़नेस आज तक एक्यूमुलेट करता चला आ रहा है, तो इसी के अंदर ये वाला प्रॉफिट भी ऐड होगा ना, तो ये लिख दिया हमने। टोटल में भी एज इट इज़ आ जाएगा। टोटल में तो सिंपली वो इफेक्ट लिखते चले जाना है ना, और कुछ भी नहीं बोलना आपने, किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आना। अच्छा, उसके बाद आ जाएं तो हमने डिविडेंड पेड, उसने ख़ुद बोला है हमें 4800 का डिविडेंड पे किया है, तो वो कहाँ से माइनस करेंगे, ऑफ कोर्स वो डिविडेंड हम यहाँ से रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करेंगे। ठीक है, सो टोटल में से भी वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद उसने ख़ुद से हमें बताया, कहता है कि जी जनरल रिज़र्व में कितने ट्रांसफ़र करने हैं, 1000। कितने ट्रांसफ़र करने हैं, 1000। तो हमने जनरल रिज़र्व में से रिटेन्ड अर्निंग को माइनस किया। जनरल रिज़र्व है क्या, बेसिकली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को डील करने के लिए, या फ्यूचर में कोई भी मतलब कि एक्सपेंशन वगैरह को डील करने के लिए कंपनी बैकअप में कुछ पैसा रखती है। एज ए ह्यूमन हम भी यही काम करते हैं, हम कुछ ना कुछ सेविंग रखते हैं, तो कंपनी भी एग्जैक्टली वही काम कर रही है, वो प्रॉफिट में से कुछ कैश को निकला, एग्जैक्टली डिट्टो कैश नहीं, बेसिकली वो जो रिज़र्व है उस रिज़र्व को ट्रांसफ़र कर रही है, तो वो जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों का नेट ऑफ करेंगे तो टोटल में कोई इफेक्ट नहीं। कोई और चीज़ उसने बताई है जो यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सिंपली हमने क्या करना है, इन सारे कॉलम्स का 10,000 प्लस 0 विल बी 10,000। ठीक है, 2,000 प्लस 1,000 विल बी 3,000। इन सब का भी नेट ऑफ किया, जब इन सब का नेट ऑफ किया तो आंसर कितना आया, 24,009, वो भी आ गया। और टोटल भी इसी, अब टोटल ऐसे लिखो या टोटल को ऐसे लिखो, आंसर यही आना चाहिए। सो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी कंप्लीट होगी। मूविंग ऑन जनाब, उसने अगली रिक्वायरमेंट हमें क्या कहा है, उसने कहा है कि कहता है कि जी वाई, एक्सप्लेन वाई बी लिमिटेड हैज़ नो इन्वेंट्री। तो भाई उसका सर्विस बिजनेस है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी वो क्लाइंट से ले रहा है, तो इन्वेंट्री को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कंपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज रादर दैन ए प्रोडक्ट, एक रीज़न, और दूसरी क्लाइंट्स खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं अपना मटीरियल। अच्छा, उसके बाद उसने कहा बी लिमिटेड डज़ नॉट रिक्वायर ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों नहीं है,
आपने देखा होगा कि स्टार्ट में उसने कहा था कि हमें कस्टमर से एडवांस मिल चुका हुआ है, विच मीन्स कि इसके जॉब की नेचर ऐसी है कि कस्टमर एडवांस में पे करने के लिए तैयार हैं। उसका दूसरे पॉसिबल इफेक्ट ये भी हो सकता है कि जी फिर या तो ट्रेड रिसीवेबल होंगे नहीं, अगर होंगे तो बहुत कम होंगे। अच्छा, तो देखते हैं ज़रा ऊपर जाके कि क्या हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल की कोई मेजर वैल्यू है। तो देखें ट्रेड रिसीवेबल 1640 मेन अमाउंट का ये क्या है, इट विल बी फ्रैक्शन ऑफ दैट, कुछ भी नहीं है ये। 1% भी शायद पूरा नहीं बनेगा, हाँ शायद 1% के राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये कुछ भी नहीं है। अच्छा अब देखते हैं, और इरिकवरेबल डेट्स कोई है नहीं, वो भी कोई नहीं है। अच्छा अब इसके आंसर को देखते हैं। एग्जामिनर उसने कहा देयर वर नो इरिकवरेबल डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, एक प्लस पॉइंट, तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, रिकवरेबल डेट्स नहीं हो रहे, प्रोविजन क्यों रखें हम। देर आर वेरी फ्यू ट्रेड रिसीवेबल्स, ये पॉइंट भी हमने देख लिया। उसने कहा और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेस दैन अ वीक्स रेवेन्यू। आपको पता होगा अगर रेशियोज़ आपने पढ़ी हैं, डेज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं या वीक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सम कस्टमर्स आर पेइंग इन एडवांस विच इज़ अ गुड साइन एज वेल, सही। अच्छा जी, उसके बाद चलते चले जाएं, तो उसने कहा है कि नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा कि दी डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड आर आल्सो द शेयर होल्डर्स, they plan to expand the company. They are considering whether to issue the debentures or ordinary shares. Advise director whether they should issue debentures. आपको पता होना चाहिए डिबेंचर्स क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी हैं, या फिर ऑर्डनरी शेयर्स भाई रियल ऑनर्स हैं। अब आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, एक पॉइंट तो आपको आंसर को जस्टिफाई करने का, जो भी आपका आंसर है, ठीक है। सो आई सजेस्ट वट एवर योर डिसीजन विल बी, इट्स बेटर टू राइट वन एक्स्ट्रा पॉइंट एज पर योर रिकमेंडेशन, क्योंकि हमें नेचर है कि इंसान जिस साइड पे जाना चाह रहा होता है और वो उसी तरह के पॉइंट्स को ज़्यादा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है। अब डिबेंचर के ऊपर क्या होगा, एनुअल इंटरेस्ट पे करना है, सही है। जबकि डिविडेंड के ऊपर, ओ सॉरी शेयर्स के ऊपर क्या करना है, डिविडेंड पे करना है। अच्छा उसके बाद उसने बोला कि ये एक लाइबिलिटी है डिबेंचर्स, बिल्कुल ऐसा ही है, वापस लाजमी होगा, जबकि ये कभी भी रीपे नहीं करना। अच्छा कंपनी वाइंड अप, जब भी कंपनी बंद होगी खुदा न खास्ता, तो इनको पे किया जाएगा ना सबसे पहले, डिबेंचर्स को, लाइबिलिटी को, जबकि इनको ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को सबसे आखिर पे किया जाएगा। ये रियल ऑनर्स है ना, ठीक है। देन उसने कहा डिबेंचर्स होल्डर्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड कैन नॉट वोट, भाई इनके पास वोटिंग राइट है क्योंकि ये ऑनर्स हैं। कौन, ऑर्डनरी शेयर्स। फिर उसने कहा विल नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल, भाई डाइल्यूट, भाई नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपने जो है ना उसके थ्रू फाइनेंस जनरेट कर लिया, तो ऑनरशिप में या कंट्रोल में कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन ये है कि अगर आप नए शेयर्स इशू करोगे तो कंट्रोल डाइल्यूट हो सकता है, मतलब कंट्रोलिंग पोजीशंस में नए लोग भी आ सकते हैं, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, मे बी और मे नॉट बी। इंटरेस्ट इज़ अ फिक्स अमाउंट, जबकि डिविडेंड फिक्स नहीं है। इंटरेस्ट मस्ट बी पेड irrespective ऑफ प्रॉफिट, डायरेक्टर्स दे कैन डिसाइड ऑन अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे विल पे। अब उसने पूछे आपसे जो हैं वो बड़े लिमिटेड से पॉइंट्स हैं, लेकिन ये इतने सारे इसलिए दे दिए हैं कि भैया अगर हम ज़्यादा पॉइंट्स को समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो हमें याद रह जाएगा ना, तो हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो इट्स बेटर कि आपने इन सबको गो थ्रू कर लेना है। इसी तरह वो कहता है कि जी इसके अगेंस्ट आपको नॉन करंट एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर भी देना पड़ सकता है, जबकि may take longer to raise the funds. Issue may not raise adequate funds. हाँ ये मसला इधर भी आ सकता है। सो ये चंद एक पॉइंट्स हैं, आपकी रिकमेंडेशन आपको जो सही लगेगी आपने वो दे देनी है, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।